नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। स्वागत करता हूं आपको डॉगीज ऑसम चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो आपने देखा होगा पार्वो वायरस का रिगार्डिंग। जितना खतरनाक, जितना भयानक, जितना दर्दनाक और जितना घातक बीमारी पार्वो वायरस है, उतना ही और उससे अधिक घातक है कि भयानक है कि कैनाइन डिस्टेंपर, जो आज का टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर हमारे चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस या आपने कहीं फेस किया हो कैनाइन डिस्टेंपर को, आपका डॉगी को आया हो, तो कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे व्यूअर्स को आपसे भी कुछ सीख या फिर कोई एक्सपीरियंस, कोई आइडिया मिले। चलिए शुरू करते हैं। कैनाइन डिस्टेंपर एक कंटाजियस डिसीज है। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फैल जाता है। डायरेक्टली इन द सेंस, जैसे कि डॉग से जब भी मिलता है तो सूंघने का आदत पड़ा रहता है, आपको पता ही है। तो जब भी ये सूंघता है इन्फेक्टेड डॉग को, तो अनइन्फेक्टेड डॉग को अपने आप आ जाता है। या इनडायरेक्ट वे कैसे होता है, जैसे कि जो इन्फेक्टेड डॉग जो चीज यूज किया, जो बोल में खाना खाया, उस बोल को कोई भी अनइन्फेक्टेड डॉग खाना खाता है, तो इनडायरेक्ट वे में भी ये आ जाता है। और इसका स्टूल्स, इसका एक्सक्रीट्स, इसका नेसल डिस्चार्ज, इसका माउथ से जो भी डिस्चार्ज आता है, ये कोई भी डिस्चार्ज से कांटेक्ट में आ जाता है जो अनइन्फेक्टेड डॉग, तो भी ये डिस्टेंपर फैल जाता है। उसके उसके बाद ये अफेक्ट करता है, ये अटैक करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द सेंस जो भी सांस लेने का सिस्टम है, यानी कि नाक हो गया, थ्रोट हो गया और लंग्स हो गया, ये सारा सिस्टम, ये सारा ऑर्गन्स मिलकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, यानी कि पेट का संबंधी जो भी ऑर्गन्स है, उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि स्टोमक हो गया, ब्लैडर्स हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सारा ऑर्गन्स बन के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम बनता है, जो आपका इंटेस्टाइन का आसपास वाला ऑर्गन्स, उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद लास्ट में नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि आपको ब्रेन को, यानी कि आपका डॉग का ब्रेन को अफेक्ट करता है। और बहुत ही खतरनाक होगा। और हम ये बोल सकते हैं कि ये फैटल डिसीज है। नर्वस को अफेक्ट करने के बाद ये बचना बहुत मुश्किल है, और मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता डॉग को। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फैटल डिसीज है। और इस बीमारी के लिए कोई भी एज ग्रुप नहीं होता है, चाहे पपी को, चाहे बड़ा डॉग को ये बीमारी आ सकता है। आइए देखते हैं ये स्प्रेड कैसे जाता है और फेल कैसे जाता है। ये दोस्तों, ये एक बीमारी एक एयरबॉर्न डिसीज है, यानी कि ये हवा में फैल सकता है। और खासकर ये इन्फेक्टेड डॉग है जो स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, मतलब चीखता है और खांसता है, तो उसका जो भी पार्टी ड्रॉपलेट्स निकलता है मुंह से या फिर नाक से, जो ड्रॉपलेट्स निकलता है, एक्सक्रीट्स निकलता है, वो क्या होता है, वो फोर्स से 25 फीट तक आगे जा सकता है। और उस दायरा में जो भी डॉग्स आता है उसको इनडायरेक्टली भी ये लग सकता है। उसके बाद जो भी फूड शेयर करेगा, जो इन्फेक्टेड डॉग खाया हुआ फूड दूसरा डॉग खाएगा, अनइन्फेक्टेड डॉग खाएगा, उसको आ सकता है कंटामिनेटेड बॉल्स, इन द सेंस जो इन्फेक्टेड डॉग खाया हुआ बॉल्स, यूज किया हुआ बॉल्स, बर्तन वगैरह, वो अनइन्फेक्टेड डॉग यूज करने लगता है, तब ये बीमारी फैल सकता है। और कोई भी आइटम्स, मटेरियल्स, जैसे कि चाहे लीश हो, चाहे स्वेटर्स हो, चाहे उसका केजेस हो, जो इन्फेक्टेड डॉग का अनइन्फेक्टेड डॉग यूज करेगा तो उसको फैल सकता है। और बच्चों को, अगर मदर डॉग को ये बीमारी है और वो प्रेग्नेंट है, तो जो बच्चा गर्भ में पड़ा है, पेट में पड़ा है, उस बच्चों को भी ये बीमारी आ सकता है। और जो इन्फेक्टेड डॉग है, जिसको ये बीमारी हुआ है, ये बीमारी ठीक हो ना हो, ये कई महीने तक ये शेड कर सकता है, ये शेयर कर सकता है, ये स्प्रेड कर सकता है। और ह्यूमंस भी इसको शेयर कर सकते हैं। वैसे तो ह्यूमन को ये बीमारी होता नहीं है, लेकिन इन्फेक्टेड डॉग का कांटेक्ट में आने के बाद ये ह्यूमन का जो ह्यूमन, जो बंदा इन्फेक्ट डॉग को जो पास में जाता है, उसका हाथ में या उसका पैर में या फिर उसका बॉडी पार्ट्स या फिर बॉडी का क्लोथ्स में ये अफेक्टेड हो जाता है, ये लग जाता है। और उस कारण जो अनअफेक्टेड डॉग के पास अगर ये बंदा गया या फिर उनका पेट्स के पास ये जाता है, तो उनको भी आसानी से ये फैलने का चांसेस रहता है। अगला पॉइंट है रिस्क। आइए देखते हैं रिस्क किसको होता है, कौन सी डॉग्स को, कौन सी कैटेगरी को इसका रिस्क होता है। देखिए, ये बीमारी है, चाहे पपी हो चाहे अडल्ट हो, सारा डॉग्स के लिए रिस्क है।
अगर अफेक्ट हो गया तो ये बीमारी जान लेके ही जाएगा। बहुत कम चांस है बचने का। अगर बच भी गया तो ठीक ठाक नहीं होंगे। और पपीज बिलो 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने से नीचे का पपी को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। और खासकर वो अगर अनवैक्सीनेटेड है, अगर वैक्सीनेशन उसका नहीं किया, तो फिर उसको देखने का भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। और ये एक लाइफ टाइम डिसीज है। अगर आ जाता है, अगर बचेगा भी, तो ये बीमारी कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होता है। ये चलते रहेगा, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स वैसे आते रहेगा। और साथ ही ये दूसरा डॉग के लिए भी दिक्कत होगा। जैसे कि आपने इंग्लिश मूवी देखा होगा रेजिडेंट ईविल करके, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार ये वायरस फैलाते रहेगा। आइए देखते हैं इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। आपके डॉगी को या फिर पपी को आ गया तो पता कैसे चलेगा, आइए देखते हैं। अगर आ गया तो ये देखिए, इसका सिम्टम्स दो स्टेज में देखा जाता है। दो स्टेज इसलिए कि जो स्टेज 1 है थोड़ा सा हल्का होता है, जो बचने का चांसेस है। स्टेज 2 है, बचने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं स्टेज 1 में क्या क्या है। सबसे पहले आपका डॉगी का आईज से एक पस जैसे डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो देखिए, हम सेल्फ मेडिकेशन अगर करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सेल्फ मेडिकेशन इज ए डेंजरस थिंग। तो सेल्फ मेडिकेशन कभी करना नहीं चाहिए, चाहे आप हो चाहे डॉक्टर हो। तो उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और पस अगर आपका डॉगी को आ जाता है तो उसका चांस है कि डिस्टेंबर होने का, तो उसको सही डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद हमने अगर ट्रीटमेंट करा किया नहीं किया, ये हो सकता है नेसल डिस्चार्ज आना भी शुरू हो जाए। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अटैक होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे थ्रोट को अफेक्ट करेगा। थ्रोट को अफेक्ट करने के बाद कफिंग आना शुरू हो जाएगा। कफ होने के बाद ये लंग्स में अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर आसमा जैसे, फिर ब्रीथिंग ट्रबल्स वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा सिम्टम्स है कि डिस्टेंबर डिस्टेंबर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक हो चुका है करके। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये अगला सिस्टम को पकड़ना शुरू हो जाएगा। क्लियरली ये फीवर आना शुरू हो जाएगा। फीवर आने का मतलब आप समझ लेना कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। फिर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। वोमिटिंग में ऑर्डर होंगे। और उसके बाद डायरिया, लूज मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। ब्लडी डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन बिल्कुल बुरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसी कारण कई सारा प्रोटीन लॉस, कई सारा ब्लड लॉस, काउंट लॉस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस सारा बंद हो जाएगा। फिर लेथार्जिक होगा आपका डॉगी, यानी कि बहुत सुस्त रहेगा, बहुत इनएक्टिव रहेगा। इतना अगर देख लिया तो समझ समझ लीजिए कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी तकरीबन खराब हो गया। फिर स्टेज 2 के स्टार्ट होगा जो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जैसे शुरू होते ही सलाइवेशन, मतलब मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। हो सकते हैं जाग टाइप का होंगे, हो सकते हैं जेल टाइप का होंगे। ये शुरू हो जाएगा। फिर जॉ चूइंग, क्योंकि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट होने के बाद मतलब एक टाइप का पागल टाइप का हो जाएगा। फिर क्या, जॉस है जो दाढ़ी का जो हड्डी है, वो बार बार ऐसे च्यू, मतलब जैसे कि चूइंग गम चबाते हैं हम, उसी टाइप का ये बार बार स्पीडली ये मोशन करने लगेगा। एक्चुअली ये क्या होता क्या है, ये च्यू नहीं कर रहे हैं, ये मसिल को ट्विच कर रहे हैं, मतलब मसिल खींच रहे हैं, मसिल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली। ये भी एक बीमारी का लक्षण है। उसके बाद धीरे धीरे सीशर, मतलब फिक्स टाइप का बीमारी आना शुरू हो जाएगा, कांपना शुरू हो जाएगा पूरा शरीर। फिर हेड टिल्टिंग हो सकता है। फिर चक्कर आ सकता है। फिर पैरालिसिस हो सकता है। आखिर में ये सारा होने के बाद, नर्वस सिस्टम पूरा खराब होने के बाद, फुट पैड जो है, जो आपका पॉस है, पंजा है, पंजा के नीचे कितना मुलायम होता है नॉर्मली। और ये बीमारी आने के कारण ये हार्ड होने लगता है। पॉस, पंजा भी, और नोस, नाक भी, नाक, ये दोनों चीज हार्ड होने लगता है। तो ये एक डेथ का लक्षण एक्चुअली ये। और इसे हार्ट पार्ट डिसीज भी कहता है, हार्ट पैड डिसीज ये भी कहता है। एक्चुअली ये डिसीज नहीं है, इसका एक पार्ट है। अगर बच भी जाता है, डेथ नहीं हुआ, ये बच भी जाता है, तो कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे इसलिए फैटल डिसीज है ये। आइए देखते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं, इसका वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे पार्वोवायरस में बताया था, बिल्कुल ठीक इसी तरह इसमें भी कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। और डायग्नोसिस पता कैसे करें कि, जांच कैसे करें कि क्लिनिकली, आइए देखते हैं। क्लिनिकली जांच करने के लिए सबसे पहले कि आपका जो भी नियरेस्ट क्लिनिक, हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर के पास ले जाइए। ले जाने के बाद उसका क्लिनिकली चेक कीजिए, क्लिनिकल अपीयरेंस कैसे है वो देखिए डॉक्टर के थ्रू। तब आपको पता चलेगा कि ये डिस्टेंबर है करके। और जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी डिटेक्ट होता है, उतना अच्छा होगा आपको रिकवर करने के लिए। उसके बाद लैब टेस्टिंग, इन द सेंस एंटीबॉडी, एंटीजन, ब्लड
वगैरह चेक करने से उसका काउंट्स देख करके पता चलेगा कि डिस्टेंबर है कि नहीं। अगर पता चल गया तो आपको पहले बताया इसमें कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो ट्रीटमेंट कैसे करें? इसमें सपोर्टिव केयर दे सकता है। मतलब जो बीमारी है, मतलब जो बीमारी दिख रहा है, जैसे कि पस आ गया तो उसको पस के लिए ट्रीटमेंट देंगे और आगे आगे के बीमारी को रोक सकते हैं। मतलब सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पस आ गया तो नासल डिस्चार्ज को हो सके रोक दे। उसके बाद कफ फीवर वगैरह को रोके। क्योंकि जैसे 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 बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं उस बीमारी को खत्म करते जाएं या फिर उसको कंट्रोल करते जाएं तो हो सकता है दिसंबर का जो एंड स्टेज है, सेकंड स्टेज है, फाइनल स्टेज है, उस तक पहुंचने से हम अपने डॉगी को रोक सकते हैं। फिर क्या, देखिए अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में अफेक्ट होने के बाद कई सारा फ्लूइड्स, कई सारा वाटरी डिस्चार्जेस निकलेगा, फिर डिहाइड्रेट होगा डॉगी का बॉडी। फिर हम कोई कोई भी फ्लूइड स्ट्रिप्स वगैरह चढ़ा करके इसको हाइड्रेट कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं या फिर उससे लड़ सकते हैं। फिर अगर कोई उसमें कोई कमी पाया जाता है, कोई भी ब्लड रिपोर्ट में कोई भी सॉल्ट का, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी कमी पाया जाता है रिपोर्ट के हिसाब से, तो हम उसको इंजेक्ट करके बॉडी को बरकरार रख सकते हैं। उसके अलावा हम डॉगी को सेग्रीगेट करते हैं। जो एडवर्स सिचुएशन है, चाहे वो क्लाइमेटिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे नेचुरल हो, कैसे भी क्लाइमेट कोई एडवर्स सिचुएशन है उससे बचा सकते हैं ताकि डॉगी इस बीमारी से सही सलामत लड़ सके। और सेग्रीगेट करने से एक और फायदा ये है कि दूसरा डॉगी इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा और उस जो अनअफेक्टेड डॉगीज सेफ रहेगा। सेग्रीगेट करने से ये एक पॉसिबिलिटी है। इतना सारा एक पॉसिबिलिटीज और इतना सारा ट्रीटमेंट है इसे बचाने के लिए, डॉगी को बचाने के लिए। वैसे इसको कोई क्योर, इसको कोई भी ड्रग्स, कोई भी मेडिसिन आज तक इन्वेंट नहीं किया। कैनन डिस्टेंबर अगर गलती से आ गया तो ये डिसाइड कीजिए कि 99% डेथ है। अगर बच भी जाता है, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बच भी जाता है, ये ठीक ठाक कभी नहीं होगा क्योंकि नर्वस सिस्टम में अफेक्ट होने के बाद वो कभी ठीक नहीं हो सकता। वो पागल टाइप का बना रहेगा। कुछ आपको लगेगा कि रैबिस हो आप डॉगी को, मतलब वो काटने जैसे बिहेव करेगा, अग्रेसिव बिहेव करेगा। ये जैसे कि आपको बताया स्टेज 2 में हेड टिल्टिंग, मसल ट्विचिंग, सीशर वगैरह वगैरह, ये सारा शो ऑफ करते रहेगा। कभी जिंदगी भर उस डॉगी का जिंदगी भर वो ठीक नहीं हो सकता और जल्दी मरने का भी चांसेस है। ये है छोटा सा एक वीडियो कैनन डिस्टेंबर के बारे में। और ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाला चीज है और नॉलेज है ये एक्चुअली। हर एक डॉग लवर को ये पता होना भी चाहिए मोटे तौर पे, ताकि अपने डॉगी को सही सलामत बचा सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है उनको फायदा आ जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।